हेलो हेलो, ये देखिए यहाँ पे अगर आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? ओके, भूमि ऋषभ, अभी आवाज आ रही है? जरा बताइएगा मुझे प्लीज। भूमि, आप भी देख लो यूट्यूब पे आवाज आ रही है क्या? आ रही है? किसने देखा? हेलो हेलो, यस यस, थैंक यू थैंक यू, यस थैंक यू भूमि, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फिर, डोंट वरी, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने टेस्ट पेपर चेक किया है, तो कोई टेंशन मत लो। हो गया। ओके, फिर से एक बार आंसर चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कल मैंने जो होमवर्क दिया था आपको, उसका रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, कर लेना था क्या ना, 19,500, जो मैंने तीनों को बांट दिया, 9750, 4875, 4875। उसके बाद जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको हमने 1,22,288 दे दिया, उसका लोन रहेगा 285,338। इज दिस करेक्ट? उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस चेक कर लीजिए, 46,250 एंड 30,833। उसके बाद बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए, 1,69,421। हाँ 2021, दैट्स ओके। और फाइनली टैली अमाउंट 5,32,420 या 21। सब सही? वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए अभी हम देखते हैं, आज हम पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी सीख लेते हैं, एक बार सीखते हैं मतलब रिवाइज करते हैं। नहीं, जेएलपी का पहले हम कंसेप्चुअली सीख लेते हैं। अब सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है? देखिए, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने सीखा था, और हमने सोल ट्रेडर में या पार्टनरशिप में भी ये 11th-12th में देखा था कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है तो उसको हम क्या ट्रीट करते थे? ड्राइंग ट्रीट करते थे, क्योंकि भाई ये आपका लाइफ है, आप अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली मेंबर को पैसे मिलेंगे, फर्म को तो कुछ नहीं मिलने वाला। सो वी आर नॉट, दैट इज बिजनेस इज नॉट कंसर्न विद इट। इसलिए हम अभी तक प्रीमियम को, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ड्राइंग्स ट्रीट करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि अगर किसी की अचानक से डेथ हो जाती है या कोई अचानक से रिटायर हो जाता है तो उसको क्या क्या देना पड़ता है? देखिए, उसको उसका कैपिटल बैलेंस वापस देना पड़ता है, उसका करंट अकाउंट बैलेंस, उसका जनरल रिजर्व का शेयर, रिवेल्युएशन का प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जितने महीने वो काम करके गया, कल हमने देखा था ये सब। उसके बाद उसके गुडविल का शेयर, इतनी सारी अमाउंट अगर उसको वापस देनी है अचानक से, तो बिजनेस के वर्किंग कैपिटल पे लोड आ जाता है। तो अब ये पैसा कहाँ से खड़ा होगा? इसलिए बिजनेस ऐसे सोचता है कि जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस भरते हो प्रीमियम और सम एश्योर्ड रखते हो, वैसे हम सारे पार्टनर का एक कॉमन इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर किसी की डेथ हो जाती है, पहली चीज प्रीमियम बिजनेस में से भरा जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको आपको मतलब फर्म को फुल पॉलिसी अमाउंट मिलेगी, उसमें से वो पैसे फर्म के होंगे, इंडिविजुअल के नहीं। उसमें से जो देना है वो देना आसान हो जाएगा। और अगर कोई रिटायर हो रहा है और आपको पॉलिसी कैंसिल करने की नौबत आ गई, इन दैट केस आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलेगी। यहां तक सब क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि जो हम प्रीमियम भर रहे हैं उसको या तो आप रेवेन्यू ट्रीट कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंस, और वो P&L में चला जाता है, एसेट साइड में नहीं दिखता। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं, वो कहते हैं नहीं हम इसको रेवेन्यू नहीं ट्रीट करते सर, हम इसको एसेट साइड में रखते हैं एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, तो P&L में नहीं जाएगा, एसेट में जाएगा। राइट? तो कैसे पता चलेगा हमें हमारे क्लाइंट ने क्या किया है? सिंपल है, आपके फॉर्म ने आपको कहा कि हमने अभी तक सर 12,000 पर एनम से 5 साल का 60,000 प्रीमियम पे किया है, लेकिन हमको ये याद नहीं आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे अकाउंटेंट ने इसको रेवेन्यू ट्रीट किया कि डिफर्ड रेवेन्यू। तो उनको बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अभी देखते हैं। क्या करेंगे? हम डायरेक्टली बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। अगर एसेट साइड में वो नहीं दिखाया है मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट हुआ है, और अगर वो एसेट साइड में दिख रहा है मतलब वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट हुआ है। इज दैट क्लियर? सर क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। मैं आपको अभी एक एक क्वेश्चन लेते हैं हम, तो आपको समझ में आएगा। पहले हेडिंग दे दीजिए जेएलपी। अगर आपको ये थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट लिखना है तो एक पेज पूरा ब्लैंक रखिए।
कंसेप्चुअल पार्ट लिखना है तो एक पेज ब्लैंक रखिए, वैसे मैं आपको भेज ही दूंगा। मैं आपको एकदम सिंपल करके देता हूं। रेडी? हम बात कर रहे हैं इसके अकाउंटिंग की, तो डायरेक्टली लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। सब समझ में आएगा, मतलब ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं लेकिन मैं एज्यूम कुछ नहीं कर रहा हूं। चलिए राइट डाउन। अ फर्म हैज टेकन जेएलपी, अ फर्म हैज टेकन जेएलपी ऑफ रुपीज 6,50,000, 6,50,000। अगले क्वेश्चन से हम एकदम शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे, इसको कहते हैं सम एश्योर्ड। लिख दीजिए ब्रैकेट में एस ए, सम एश्योर्ड। एस ए इज इक्वल टू सम एश्योर्ड। इट्स सरेंडर वैल्यू, इट्स सरेंडर वैल्यू into bracket SV is rupees 1,45,000, comma premium paid, प्रीमियम पेड, चलो इसको एक शॉर्टकट ले लेते हैं, पीपी, प्रीमियम पेड, रुपीज 2,30,000 shown in the asset side, shown in the asset side। PSR of PSR डैश, हाँ क्या बोला आपने, सॉरी, हाँ डिफर्ड रेवेन्यू, करेक्ट। PSR of ABC A, B, C is 3:2:5। ओके, गिव जर्नल एंट्री। अब जरा देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, ठीक से समझ लीजिए। जर्नल एंट्री एकदम सिंपल है, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा लिखना है आपको। पहले आइए लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इनटू ब्रैकेट अमाउंट रिसीव्ड। आप मुझे बताओगे रिटायरमेंट हुआ है तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू की फुल पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू विच इज 1,45,000। हाँ एक सेकंड ना, सॉरी सॉरी, मैं देना ही भूल गया क्या हुआ है। क्वेश्चन में लिखिए ए डाइड, ए डाइड। हाँ अब बताइए क्या मिलेगा, फुल पॉलिसी अमाउंट मिलेगी सर, तो लिख दीजिए 6,50,000। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में लेजर भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, फिर भी ये एंट्री लिखिए एज अ वर्किंग नोट। बैंक अकाउंट डेबिट 650, 3 लाइन छोड़ दीजिए, ऑलवेज कीप 3 लाइन्स ब्लैंक। क्रेडिट में आइए टू जेएलपी अकाउंट इनटू ब्रैकेट शोन इन द बैलेंस शीट। उन्होंने कहा सर हमने उसको बैलेंस शीट में दिखाया है 2,30,000। ऐसा किधर बोला, ये देखिए ऊपर, प्रीमियम पेड टिल नाउ इज शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। इसका मतलब है आपने 230 पेमेंट किया और आपको मिला कितना है 6,50,000। तो डिफरेंस जो है 420 आपका गेन हुआ है, तो ये आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देना है। कीजिए बीच में टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट, रेशियो 3:2:5। सही है, फिर से देखो, जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी आएगा पहले आपको सोचना है कितना पैसा मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट 650 क्यों, क्योंकि डेथ हुई है। फिर 3 लाइन छोड़ दो, टू जेएलपी अकाउंट अमाउंट शोन इन द एसेट साइड 2,30,000, मतलब 230 भर के 650 मिला, तो ये आपका गेन हो गया 420। ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो। क्लियर? सरेंडर वैल्यू से कोई संबंध नहीं ना, डेथ हुआ है ना, डेथ हुआ है तो आपको फुल पॉलिसी अमाउंट मिलेगी ना। दिस इज इग्नोर्ड, कंप्लीटली इग्नोर्ड। आपने 230 अभी तक पे किया था,
जो आपने एसेट साइड में लिखा था एज अ डिफर्ड रेवेन्यू वो अभी कैंसिल करो, उसके बदले में 650 मिला, तो जो भी डिफरेंस है हो गया आपका गेन। तो मैं आपको सिंपल टेक्निक दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, सवाल पूछो व्हाट हैपेंड, डेथ हुई है, फुल पॉलिसी अमाउंट, 3 लाइन छोड़ो, टू जेएलपी एसेट साइड में है कितना है वो लिख दो, डिफरेंस ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो, जीरो आएगा ना, वो भी सिचुएशन आएगा। अगली सिचुएशन लीजिए अभी, चलिए देखते हैं ना, जाओ राइट डाउन, राइट डाउन, गिव जर्नल एंट्री इफ ए रिटायर्ड इन अबाउ क्वेश्चन। गिव जर्नल एंट्री इफ ए रिटायर्ड इन अबाउ क्वेश्चन। ओके, अब फिर से हम क्या करेंगे, हमारा रूल फॉलो करेंगे। लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, अभी आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 1,45,000 सरेंडर वैल्यू। क्या मैंने सही बोला? 3 लाइन छोड़ दीजिए, टू जेएलपी अकाउंट 2,30,000, और डिफरेंस जो भी आएगा, अभी लॉस होने वाला है कि गेन होने वाला है? लॉस हो जाएगा। ये तीनों पार्टनर को डेबिट कर दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब समझ में आया? एक ही सिस्टम फॉलो करो। बैंक डेबिट क्या मिला, 3 लाइन छोड़ के, टू जेएलपी एसेट में कितना है, डिफरेंस ओल्ड पार्टनर सोल्ड, प्रॉफिट हो या लॉस। सही है? अब ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, तो मैं 1 मिनट में आया। आप शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हो, इसको ट्राई भी कर सकते हो।
आगे बढ़ते कर दी एंट्री आपने। हाँ, नॉट शोन इन बैलेंस शीट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस है, पीएनएल में चला गया ऑलरेडी। बता था ना मैं हूं ना। ओके, चलिए अगली वाली सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या हुआ है, डेथ हुआ है। तो पहला क्वेश्चन खुद के दिल से पूछिए, व्हाट हैपेंड, डेथ। डेथ हुआ है तो सर आपको फुल पॉलिसी अमाउंट मिलेगी 8 लाख, ये तो सर हमें क्लियर है। 3 लाइन बीच में छोड़ दीजिए। टू जेएलपी उन्होंने कहा हमने अभी तक जितना भी प्रीमियम भरा है 2,50,000, लेट्स एज्यूम 50,000 पर एनम से 5 साल हो गए हम भर रहे हैं, हम एसेट में नहीं रख रहे हैं। मतलब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप एसेट में रखो मतलब डिफर्ड रेवेन्यू, या रेवेन्यू ट्रीट करके पीएनएल को डेबिट कर दो। तो उन्होंने कहा सर वो दुख हम ऑलरेडी सह चुके हैं, हम ऑलरेडी पीएनएल डेबिट में लेके गए, तो एसेट साइड में कुछ भी नहीं है। सो टू जेएलपी 0। तो जो भी हुआ वो आपका गेन हुआ 8 लाख का, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दो, खत्म। अब आपको इस पे कुछ पूछना है तो पूछो। प्रीमियम पे किया ही है। हाँ एग्जैक्टली, अगर बैलेंस शीट में दिखा, अगर यहाँ पे बोला होता ट्रीटेड एज डिफर्ड रेवेन्यू, तो ये 250 इधर आता और डिफरेंस अमाउंट इधर होता। मैं आपको दिखाता हूँ, लिखना नहीं है ये। तो ये 250 इधर आता और जो भी डिफरेंस है वो सब में बटता, लेकिन ऐसा नहीं है। करता है का, डोंट वरी, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अभी तो हमने दो ही सिचुएशन देखी है, और दो सिचुएशन देखना बाकी है। एक पैटर्न सेट कर लो ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, 3 लाइन छोड़ो। तो जेएलपी एसेट साइड में है तो अमाउंट लिखो, नहीं है तो 0 लिखो, डिफरेंस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एक और सिचुएशन देखें टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। ओके, राइट डाउन, गिव द जर्नल एंट्री इफ ए रिटायर्ड इन द अबाउ क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में डेथ नहीं हुई है, ए रिटायर हुआ है, तो क्या हो, ट्राई करो। तो डेबिट बदलेगा कि क्रेडिट बदलेगा, डेबिट। कौन सी अमाउंट बदलेगी, करेक्ट, 8 लाख की जगह 120 आएगी, उससे बैलेंसिंग फिगर बदलेगी। लेकिन हमारा रूल नहीं बदलेगा, हमारा पैटर्न एक ही है। जिनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया वो मेरे साथ सॉल्व कीजिए। मैं लिखूंगा पहले बैंक अकाउंट डेबिट सरेंडर वैल्यू मिला 1,20,000, क्या ये सही है, बरोबर है कबार। क्रेडिट साइड में आइए, टू जेएलपी उसने बोला सर हमने तो इसको रेवेन्यू ट्रीट किया है, तो 0। तो जो भी डिफरेंस आया 120, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। चेक कर लो, सही है जी।
चार ही तो सिचुएशन हो सकती है, डेथ वाली दो और रिटायरमेंट वाली दो। हाँ, अभी एक और पैटर्न बाकी, मतलब एक वैरायटी बाकी है। हाँ हाँ, क्योंकि उसका देखिए प्रीमियम तो 250 दिया है, लेकिन हमने वही क्वेश्चन कंटिन्यू किया है ना, नॉट शोन इन द बैलेंस, सेम क्वेश्चन। जाए आगे। अब जरा मुझे डायरेक्टली बताइए तो क्या होगा, अब ये आप बाद में कर लो सॉल्व, चाहिए तो सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। क्या हुआ है, ए डाइड, तो बताइए बैंक अकाउंट डेबिट कितना, वेरी गुड, और 180 नॉट शोन इन बैलेंस शीट, तो टू जेएलपी 0, तो जो भी डिफरेंस आएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। ये समझ में आया। आगे देखिए, इसी केस में अगर रिटायर हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए, कितना है 145, उसके बाद टू जेएलपी कुछ नहीं दिखाया है 0, तो डिफरेंस जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। सही है, होगन के बाद उसके बाद अगला देखिए, डेथ हुई है और डिफर्ड रेवेन्यू दिखाया है 290, डेथ हुई है तो बताइए बैंक अकाउंट डेबिट कितना 8 लाख, टू जेएलपी कितना, करेक्ट, उन्हें डिफर्ड रेवेन्यू दिखा है 2,90,000, तो जो भी डिफरेंस आया 510 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब इसी केस में अगर रिटायरमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, सरेंडर वैल्यू 250, अच्छा सॉरी इसमें नहीं है, नया क्वेश्चन, सॉरी माय मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हाँ, अब रिटायरमेंट हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट सरेंडर वैल्यू मतलब 1,40,000, 2 लाख आपने डिफर्ड रेवेन्यू एसेट में दिखाया है, जेएलपी 2 लाख, जो भी 60,000 डिफरेंस होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड। एनी डाउट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं एक्सेल शीट आपको दे देता हूं, उसमें आ जाएगा। अब जेएलपी में एक और तरीका हो सकता है, हेडिंग दे दीजिए, सॉरी ये जो पहला था अभी हमने जेएलपी लिखा उसके ऊपर हेडिंग दे दीजिए, जेएलपी ऑन द कॉमन लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये जो अभी हमने किया ना उसके ऊपर, एकदम ऊपर पहले क्वेश्चन के ऊपर, जेएलपी ऑन द कॉमन लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब जो होगा सबका होगा। ये था टाइप 1, हमने जो किया वो, हाँ अभी कर रहे हैं वो नहीं, जेएलपी ऑन द कॉमन लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर, दे दिया हेडिंग। अब हम हेडिंग 2 की तरफ जा रहे हैं, ये लीजिए, टाइप 2 जेएलपी ऑन द सेपरेट लाइफ ऑफ ईच पार्टनर, जेएलपी ऑन द सेपरेट लाइफ ऑफ ईच पार्टनर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है, भूमि, ऋषभ, हर्ष, अभी उधर कौन गया, और आयुष, शाहू, ठीक है। अब यहां पे क्या है जरा ठीक से ध्यान दीजिए, देखिए ओरिजिनल तो वो प्लान था जो हमने अभी तक सॉल्व किया, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि अगर कोई एक रिटायर हो जाता है तो बाकी दोनों का भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको भी सरेंडर वैल्यू लेके एक्सेप्ट करना पड़ता है। बोलते भाई आप रिटायर हो रहे हो ठीक है, जैसा बिजनेस हम दोनों कंटिन्यू करने वाले हैं वैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंटिन्यू करना चाहते थे, आपकी वजह से हमने इतने साल प्रीमियम भरा और हमको लॉस हो गया, तो फिर एक नया ऑप्शन आया, जेएलपी ऑन द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ पार्टनर। व्हाट डज इट मीन, चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे। हियर अ सेपरेट पॉलिसी ऑफ ईच पार्टनर इज टेकन, दस इफ मतलब भले पॉलिसी एक ही होगी लेकिन क्लॉज तीनों का अलग अलग होगा। इफ एनी पार्टनर डाइज देन फुल पॉलिसी अमाउंट ऑफ हिज और हर पॉलिसी इज इश्यूड बाय द फर्म, किसी की अगर डेथ होती है तो उसके प्रपोर्शन की फुल पॉलिसी अमाउंट आपको मिलेगी। द पॉलिसी ऑफ अदर पार्टनर्स विल बी कंटिन्यूड। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा जरा देखिए, हाँ एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे देखिए ये आपके सामने है, एबीसी 3 पार्टनर्स है और बी की डेथ हो गई, तो फर्म को मिल जाएगा 2 लाख पूरा, और 2 लाख में से तीनों पार्टनर को अपना अपना शेयर मिलेगा, मतलब बी के लीगल हेयर्स को मिलेगा। बी के लीगल हेयर्स बोल रहे नहीं नहीं सर ये तो गलत हो रहा है, ए और सी ये जो दो लोग हैं ना इनका भी तो प्रीमियम हमारे रिलेटिव ने भरा था,
अब आप पॉलिसी सरेंडर नहीं कर रहे हो, मतलब आप ये कंटिन्यू कर रहे हो, और अभी यहाँ से आगे प्रीमियम आप दोनों भरोगे, लेकिन अभी तक प्रीमियम तो 3 लोगों ने भरा था, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तो वो झगड़ा करने के लिए बैठ गए कि ए और सी ने भी अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए। अब ये ए और सी बेचारे बोले अगर हमने पॉलिसी सरेंडर कर दी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जैसे देखिए सम एश्योर्ड 2 लाख है, लेकिन सम सरेंडर वैल्यू सिर्फ 60,000 है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर उनका झगड़ा सॉल्व करने के लिए उनके सीए ने उनको कहा एक काम कीजिए, जो बी की डेथ हुई है उसके 2 लाख रुपए फॉर्म को मिले, उसमें से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे दे दो, और आप दोनों की जो पॉलिसी सरेंडर होनी चाहिए थी लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो अगर सरेंडर हो जाती तो उसको जितना पैसा मिलता उतना आप आपके पर्सनल अकाउंट से दे दो। इज इट फेयर? तो आपका भी नुकसान नहीं होगा, आपकी पॉलिसी जिंदा रहेगी, उनका भी नुकसान नहीं होगा, उनको जो मिलना चाहिए था वो भी। जैसे कि 3 भाई है और तीनों के 3 घर है आजू बाजू में, और एक भाई ने डिसाइड किया कि मुझे ये तीनों घर गिराने हैं, और पापा ने वसीयत में विल में लिखा हुआ था कि जो भी होगा तीनों लोगों का होगा, घर अगर गिराना है तो तीनों गिराएंगे। अब पापा ने तो इमोशनली लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसी है कि ये जो 2 भाई है वो बोलते नहीं नहीं हमको पुराना वाला ही घर चाहिए, तो बीच वाला बोलते हैं भाई ऐसे कैसे, आपकी वजह से तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो अगर आपका घर बेचा बेचा गया होता तो कितना मिलता, उसमें से मेरा शेयर मुझे दे दो, आप आपके घर में रहो। गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे ही अब यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखिए, फर्म हैज 3 पार्टनर्स ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, सम एश्योर्ड है 2 लाख ईच, सरेंडर वैल्यू है 60,000, बी डाइड। तो आप मुझे बताइए अगर ये पॉलिसीज अलग अलग है तो बी के पॉलिसी के कितने पैसे फर्म को मिलेंगे? हाउ मच? 2 लाख। ये 2 लाख तो मिलेंगे, और बी के लीगल हेयर क्या कहेंगे, 2 लाख में से हमारा शेयर है 3/10, तो हमें कितना मिलना चाहिए? ये देखिए इधर मैंने लिखा हुआ है 2 लाख में से हमारा शेयर 3/10 है, तो 60,000 हमें मिलने चाहिए। बोले हाँ ठीक है दे देंगे। बोले नहीं ऐसे कैसे दे देंगे, एक और चीज बाकी है ना, ये जो ए और बी सी है इन्होंने उनकी पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे रिलेटिव ने भी पैसे दिए थे। तो बोले अरे यार ये सरेंडर करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो ठीक है 60,000 में से हमारा जितना शेयर है 3/10 वो आप हमें दे दो। इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लेते हैं, आपसे ले लेते हैं। कितना हो जाएगा बताइए? 60,000 का 3/10 30%, 18,000। तो एक काम करो 18,000 ए मुझे दे देगा और 18,000 सी मुझे दे देगा, तो मुझे 96,000 मिलने चाहिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? पक्का? अब ये कैसे मिलेंगे, ये 2 स्टेप में जाएगा। पहले हमने जो एंट्री की थी वो पहले एंट्री करते हैं। देखिए देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला? 2 लाख। टू जेएलपी अकाउंट अभी तो कुछ दिया नहीं है तो पूरा रेवेन्यू पकड़ना पड़ेगा, तो ये जो 2 लाख गेन हुआ है ये तीनों में बांट दो। बी को कितना मिला इसमें से? 60,000। सही है, इतना ही मिलना चाहिए था। अब बी बोलता है ये जो 60-60 है इसका 30%, दैट इज 3/10, 18,000 रुपये आप दो मुझे। तो ए ने कहा ठीक है दे देता हूँ। तो ए के कैपिटल में से 18,000 निकले, सी के कैपिटल में से 18,000 निकले, और किसको मिले? बी को 36,000। तो ऐसे सिचुएशन में हमें 2 जर्नल एंट्रीज देनी पड़ेगी। पहली एंट्री नॉर्मल जो हमने पहले की थी जेएलपी की, और दूसरी एंट्री बचे हुए जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में से पैसे निकालने। इज दैट क्लियर? पक्का? अब जरा एक और, हाँ ये वाला सिंपल है ना, ये एंट्रीज छोड़ दो। बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या कहेंगे? ये 2 लाख रुपीज बी के पॉलिसी के अमाउंट फॉर्म को मिलेगी, बी का शेयर था 3/10, वो मुझे मिलना चाहिए, प्लस अब सबके लिए प्रीमियम हमने भरा था, तो ये जो 60,000 है ए का आप सरेंडर करो। अगर आपने ये सरेंडर किया तो उसमें से हमें कितना मिलेगा? 3/10 मतलब 18,000। और सी को उन्होंने कहा आप भी सरेंडर करो, तो उसमें से भी हमें 3/10 18,000 मिलेगा। तो हमें कितना मिलना चाहिए? 96,000। ये तो मैंने लॉजिक बताया कितना मिलना चाहिए, ये कर लगा। ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं करते हैं, पहले 2 लाख की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू जेएलपी 0, बाकी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, हे कर लो। और ये जो 18,000 आपको मिलने चाहिए ना पॉलिसी के, वो ए और सी के अकाउंट में से निकाल लो। ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बी 36, तो उसके अकाउंट में कितने गए देखो? 60 + 36 कितने जाने चाहिए थे देखो? हो गया बराबर सेटल। ये तो मैंने आपको समझने के लिए दिया है।
क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जरा आप दिमाग लगाइए, हाँ, फिर मैं आपको लिखने के लिए देता हूं। एक मिनट, हाँ। ये देखिए, ये तीन लोग हैं, इनकी ये सम एश्योर्ड है और सरेंडर वैल्यू है। सी की डेथ हो गई, तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेंगे? डेथ हुई है मतलब ये 4 लाख रुपए मिलने चाहिए फॉर्म को, यस और नो? इसमें से सी का शेयर कितना है देखिए, 1/5, तो 4 लाख में से 1/5 मेरा क्लेम कितना आएगा? 80,000। प्लस इन दोनों को बोलो अपनी अपनी पॉलिसी सरेंडर करें। 80,000 में से 1/5 कितना मिलेगा? 16,000, और 90,000 में से 1/5 18,000, तो ये हमें मिलना चाहिए 1,14,000। अब ये समझ में आया आपको? अब ये मिलेगा कैसे? मैंने कहा डोंट वरी, पहले हम इस 4 लाख की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, फुल अमाउंट रिसीव्ड 4 लाख, तो जेएलपी कुछ नहीं दिया मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस 0, और बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये मिल गया 80,000, आया ना? अब 16,000 लेने हैं मुझे ए से और 18,000 लेने हैं मुझे बी से। तो ए अकाउंट डेबिट 80,000 का 1/5 16,000, बी अकाउंट डेबिट 18,000 टू सी। तो 80 एंड 34 ये उसको मिल गया 1,14,000। अब भाई बात समझ में आ गई? अब ये वाला सॉल्व कीजिए तो जरा। डायरेक्ट कीजिए, मैं आपको ये भेज दूंगा, डोंट वरी, रफ भी कर सकते हो। किसकी डेथ हुई है? ए की, तो ए की हमें क्या लेनी चाहिए? सम एश्योर्ड, और बाकी दोनों का? हाँ, टोटल उसको कितने मिलने चाहिए? कितने? उसके घर वाले बोलेंगे अच्छा वो मर गया, बहुत पैसे मिले। देखिए क्या होना चाहिए था, आपने क्या करना चाहिए था, 80,000 और 90,000 में से 3/5 आपने उनके फुल अमाउंट, आपने बी और सी को भी मार दिया, एक पे दो फ्री। चलिए पहली एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू जेएलपी अकाउंट 0, तो डिफरेंस चला गया एबीसी को, सही है? यही करना है ना? और वो बोलता है सर ये 80,000 में से मुझे मिलना चाहिए 3/5। ये देखिए 80,000 का 3/5 48,000, और 90,000 में से भी 3/5 दैट इज 54,000। सो बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। क्या आपको इंडिविजुअल जॉइंट लाइफ पॉलिसी का इफेक्ट समझ में आया है? ऑनलाइन वाले आप भी बता दो भाई। हाँ, ऐसे कुछ नहीं, डिफर्ड भी हो सकता है, चलो वो भी दिखा देता हूँ, वैसा भी एक ले लेते हैं। ये देखिए मैं आपके लिए कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रीमियम पेड टिल नाउ रुपीज, अब तीनों मिला के दे रहा हूं, हाँ, लेकिन वो ठीक है, चलो अलग अलग दे देता हूं। 12,000, 15,000, 18,000। प्रीमियम ट्रीटेड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, सही है? अब चलिए देखते हैं। देखिए हमें किसकी डेथ हुई है? बी की, तो ये सरेंडर वैल्यू, सॉरी ये सम एश्योर्ड चाहिए, और उसका ही हमें सिर्फ एक्सपेंस लेना है, क्योंकि बाकी तो हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं ना। और इन दोनों का हमें क्या चाहिए? सरेंडर वैल्यू। तो पहले ये ले लेते हैं, 4 लाख रुपीज मिलेंगे, और आपने 15,000 का अभी तक प्रीमियम डिफर्ड रेवेन्यू दिखा है, तो 385 हो जाएगा, और वो 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
सही है। ये भी क्या कहेगा यहाँ पे, मुझे 4 लाख माइनस 15,385 का, इसका रेशियो कितना था बी का, 3/10। देख लीजिए बराबर है 3/10, हाँ बराबर। और 60 और 80 का 3/10। तो ये बोलता है ठीक है भाई, ये तो आ गया, ये समझ में अभी आपने जो पूछा था उसका आंसर मिल गया। और बाकी तो फिर ए बोलता है मेरे पास कितना है सरेंडर वैल्यू, ए की सरेंडर वैल्यू है 60,000 इंटू 3/10। 3/10 नहीं ना, किसकी डेथ हुई, हाँ उसी के बराबर। कितना है वो, 18,000 बराबर है। और 80,000 का 3/10। अब समझ में आ गया आपको इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का क्या करना है। आई रिपीट, आपको दो एंट्रीज करनी है। पहली नॉर्मल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, बीच में 3 लाइन अमाउंट रिसीव्ड, बीच में 3 लाइन छोड़ो जेएलपी डिफर्ड रेवेन्यू, डिफरेंस जाएगा तीनों को। और फिर आपको जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल में से पैसे निकालने हैं और रिटायरिंग पार्टनर को देने हैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट। सिंपल है। नॉट शोन इन बैलेंस शीट मीन जीरो। ये क्या ऊपर किया हमने, नॉट शोन इन बैलेंस, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको जेएलपी का, ऑनलाइन वालों। ओके, तो अभी एक मॉड्यूल का क्वेश्चन देखें, पहले देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। देख लेते हैं एक बार सॉल्व करने लायक कितना है। चल से आपका टाइम आप संभालो, कोई टेंशन। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ABC are partners sharing 532, balance sheet as on 31/12/19, कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC बैंक लोन ट्रेड पेएबल, एसेट साइड में फिक्स एसेट स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल जेएलपी बैंक ऑन 1/1/20। अब देखिए 31 दिसंबर और 1/1/20 सेम ही डेट हुआ, मतलब एक दिन का ही फर्क है, तो वो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि वो अभी रिटायर हो रहा है। A wish to retire and B and C will continue at 2/1. Joint life policy taken on 1/1/14 for 1 lakh, surrender value 25,000. For the purpose of A's retirement, goodwill was raised at 1 lakh. पहले मुझे बोलिए JLP का प्रीमियम जो भरा हुआ है, सम एश्योर्ड है 1 लाख, सरेंडर वैल्यू है 25,000, आपने प्रीमियम जो भरा हुआ है तो एसेट साइड में 20,000 दिख रहा है, तो इज इट रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू? 100% डिफर्ड रेवेन्यू, करेक्ट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी बताएंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख की 25, रिटायर हो रहा है 25,000, बीच में 3 लाइन छोड़ दी, टू जेएलपी कितना 20,000, तो 5,000 रुपए का आपका जो भी डिफरेंस आएगा, गेन दिख रहा है ना, हाँ गेन हो रहा है ना, 25 मिल रहा है, 20 पे किया है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल रेज्ड एट 1 लाख। अब देखिए फिर से एक बार, सर गुडविल रेज किया है, राइट ऑफ बोला नहीं है, तो अभी यहाँ पे आपको एजम्पशन में जाना चाहिए, लेकिन आपको ये राइट ऑफ करना ही चाहिए क्योंकि अगर आपने सिर्फ रेज कर दिया तो बी का काम हो जाएगा, लेकिन ये बचे हुए पार्टनर रह जाएंगे ना। इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर रेज एंड रिटर्न ऑफ, लेकिन हम सॉल्यूशन में चेक करेंगे उन्होंने क्या किया है और उनके एजम्पशन को कंटिन्यू करेंगे आगे। बट बी एंड सी डिड नॉट, ये आ गया ना आगे, हाँ अब मजेदार आ गया, देखिए goodwill was raised, sundry fixed asset revalued at 110, but B and C did not prefer to show such increase in asset in the balance sheet. तो क्या आएगा, memorandum revaluation. Also they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of claim of A. तो A का जो है ना वो पहले 50% पैसा दे दो, बाकी का लोन रख लो। क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी दे दिया है 25,000, तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी लग दो, एसेट साइड में भी डाल दो। तो सर अभी कैसे करेंगे फिर फाइनली? उनका कहना हमें कैपिटल प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, ये वाली चीज बहुत मजेदार है। ओके चलिए, मैं इसको सॉल्व करना है कि डिस्कस करना है? मैं करूँ सॉल्व? पहले मैं करूँ, लास्ट वाली स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप बोलो।
मैं पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, लेकिन आप घर जाके सॉल्व करना। लास्ट वाली एडजस्टमेंट मजेदार है, बाकी कुछ नहीं उसमें, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व करो। वो लेना है ना, अभी बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में जाएंगे एंड में, मतलब जनरली बेसिक पहले लेते हैं, मैं एंड में लेता हूं। हाँ, ये वैसे देखा जाए तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 2 मिनट दीजिए, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूं आपको, और कोशिश करता हूं कि आपके टाइम से पहले हो जाए। इस पे मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क को भी बना के दिया आपको। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। यह है स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड द सिचुएशन इज रिटायरमेंट। तो हम स्टेप्स तो वही फॉलो करेंगे, पहले प्रिपेयर अकाउंट तो मैंने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे मैंने रिवेल्युएशन नहीं किया, क्या किया, मेमोरेंडम रिवेल्युएशन। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट, एंड फाइनली न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए। रेडी? आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी। सी रिटायर हुआ है क्या? ए वांट्स टू रिटायर, सॉरी, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए। चलो स्टार्ट करें। स्टेप 1 अकाउंट, स्टेप 2 बैलेंसेस। ये बैंक बाय बैलेंस मैंने लिख दिया 50,000, 40,000 एंड 30,000। फिर मैं आ गया बैंक में, बैंक का बैलेंस लिख देता हूं 10,000। उसके बाद जनरल रिजर्व वगैरह कुछ अगर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं है। उसके बाद कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर, यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद रिवेल्युएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, क्या बोला है सिर्फ उन्होंने, फिक्स एसेट रिवैल्यूड एट 110, जबकि वो 80,000 थे। तो मैं आता हूँ बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, सन्ड्री फिक्स एसेट 80,000 थे, मैंने उसको अप्रिशिएट किया 30,000 और इनर कॉलम में ही रखा। ओके, सेकंड इफेक्ट जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। एग्रीड? लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये इमीडिएटली रिवर्स करना है। तो ये देखिए मैंने फिक्स एसेट का उल्टा इफेक्ट दे दिया और बैलेंस शीट में आया, और ये जो इंक्रीज किया था कैंसिल करके माइनस कर। नहीं ना, वो है कि सेम देने तो चाहिए मार्क्स अगर डायरेक्ट लिखा तो, लेकिन प्रेजेंटेशन का पॉइंट होता है ना, तो बेटर टू प्रेजेंट। ये समझ में आ गया? और क्या है अगला स्टेप? और कुछ रिवैल्यूएशन है क्या? नहीं है। अगली स्टेप एसेट और लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, नहीं है। उसके बाद रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, नहीं है। फाइंड आउट न्यू रेशो, वो दे दिया है 2:1। फाइंड आउट गुडविल, दे दिया है 1 लाख। गुडविल की एडजस्टमेंट करो, गुडविल रेज, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट ही किया है, देख लेता हूँ। देखिए सिर्फ उन्होंने गुडविल रेज बोला है तो रेज ही किया उन्होंने, हाँ, इसलिए मैंने फॉलो किया। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट टू सी अकाउंट। तो अब ये गुडविल कहाँ दिखेगा? तो सिर्फ हम अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ रेज्ड बोल दिया जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो रेज ही करेंगे और एसेट साइड में रखेंगे। तो ठीक है भाई, गुडविल एज इट इज ओनली रेज्ड 1 लाख, और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बाय गुडविल अकाउंट गुडविल रेज्ड। यहां तक ठीक? इसके बाद अगर रिटायरमेंट या डेथ है तो जेएलपी की पहले प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट करो, लेकिन वो सेम डे रिटायर हुआ है, फिर जेएलपी की एडजस्टमेंट करो, जेएलपी की एंट्री करते हैं। जेएलपी में हमेशा इंसिस्ट करूंगा कि आप एंट्री किया करो। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 मिला, तो जेएलपी बैलेंस शीट अमाउंट दिख रही है 20,000। तो ये जो 5,000 गेन हुआ ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो, सही बोला है मैंने? तो पहले आते हैं बैंक डेबिट 25,000, टू जेएलपी सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड। ओहो, राइट। फिर उसका जो गेन हुआ है वो पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट गेन ऑन जेएलपी।
और एसेट साइड से जेएलपी गायब। अभी आप क्या बोलोगे, जाने दो सर, लिखो मत, गायब कर दो, नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा 20,000 थी, सरेंडर हो गई, सो नाउ इट इज 0। क्लियर सर, हमें यहाँ तक तो आता है। उसके बाद अगली स्टेप थी उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दो। ये देखिए बाकी कुछ भी नहीं था, तो तीनों को दे दिया 15,000, 9,000 एंड 6,000। और वो इमीडिएटली कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। तो अपोजिट साइड में क्या रूल है याद है ना, पहला पार्ट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, लेकिन एसेट ओरिजिनल पे ही रखो, ये बचे हुए दो पार्टनर का डिसीजन है, तो हो जाएगा न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। क्या ये क्लियर हुआ? अब मेमोरेंडम क्लियर है? अरे भाऊ पक्का? चलो अब इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको सेटल कर दो, उन्होंने कहा उसका 50% अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। सी था कि ए था? रिटायर कौन हुआ था? ए ना। उसका जो बैलेंस अमाउंट था वो था 1,17,500। अगर आप क्रेडिट में देखोगे तो आपको उसकी टोटल मिलेगी, और डेबिट में कुछ भी नहीं था, तो 1,17,500 का आधा दे दिया और आधा लोन रख लिया। ये क्लियर है? तो मैंने बैंक में डाल दिया, क्रेडिट साइड में पेमेंट बाय एज अकाउंट पार्शियल पेमेंट मेड, और सेकंड जाएगा लाइबिलिटी साइड में एज लोन। यहां तक सब ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में मैं एंट्री कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका है, अब पार्टनर कैपिटल जो है उसके लिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। जरा ठीक से देखें, यहां से आगे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा बैंक का बैलेंस हमें 25,000 मेंटेन करना है, ठीक है। अगर मेंटेन करना है तो आपको वो बैंक का बैलेंस एसेट साइड में भी लिखना चाहिए, समझ लिया? लिख दिया। बाकी की एसेट लाइबिलिटीज लिख दो, ट्रेड पेएबल, लोन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं पहले बैलेंस शीट क्लोज करूंगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैंक से पहले बैलेंस शीट क्लोज हो रही है। ये मैंने लाइबिलिटी में ले लिया, और अभी जो बैलेंसिंग फिगर है वो होगा हमारा कैपिटल, टोटल कैपिटल ना दोनों का मिला के, वो है 1,56,000। सर ये आपने बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाली? एसेट की टोटल 2,85,000 में से लाइबिलिटी के ये तीन आइटम मैंने लिस्ट किए। ये समझ में आया? पहली बार कैपिटल इज बैलेंसिंग फिगर। अब उन्होंने कहा ये कैपिटल हम 2:1 रेशियो में मेंटेन करेंगे, कीजिए तो 156 250 का 2/3, 1,04,167, और उसका आधा 52,083। इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, है कि नहीं मालूम नहीं? ठीक है, होना अगर चाहिए तो हम ये कैपिटल के लिए लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना? उल्टी जर्नी समझ में आ रही है? पहले मैंने बैंक अकाउंट अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, बैंक का बैलेंसिंग फिगर एसेट में डाला, बैलेंस शीट की बैलेंसिंग फिगर कैपिटल लिया, फिर उसको प्रोपोर्शनेट 2:1 किया, वो एक्सपेक्टेड कैपिटल लिखा। अब मैं आऊंगा कैपिटल में, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उतना पैसा वो लेके आएंगे या लेके जाएंगे। ये देखिए दोनों पैसे लेके आए हैं, बिकॉज बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द क्रेडिट साइड। सर लेकिन कैसे पता चलेगा हमारा सॉल्यूशन सही है? बताता हूं, इनका सेकंड इफेक्ट दे देता हूं बैंक अकाउंट में, और फाइनली अगर बैंक अकाउंट टैली हो गया तो समझ जाइए आपका सॉल्यूशन सही है। ये मैंने बैंक अकाउंट की टोटल की, इट इज परफेक्टली टैली। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया। मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से बताता हूँ एकदम फास्ट। पहले मैंने अकाउंट्स बनाए, बैलेंसेस लिखे, जीआर वगैरह होगा तो ट्रांसफर किया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर और लाइबिलिटी टेकन ओवर, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, नया रेशियो निकालो, गुडविल ढूंढो, उसका एडजस्टमेंट करो, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, मेमोरेंडम होगा तो रिवर्स। यहाँ तक कोई चेंज नहीं था।
उन्होंने कहा था कि उसका 50% दे दो, तो एक अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया, उसको आधा पैसा दे दिया। फिर कहा हमारा बैंक बैलेंस 25,000 होना चाहिए, तो वो मैंने पहले एसेट साइड में लिखा, यहाँ से गाड़ी टर्न ले लेती है। फिर मैंने बैलेंस शीट पहले क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर निकाला कैपिटल, जो उनके रेशो में डाल दिया उन दोनों को। बैलेंस शीट क्लोज हो चुके हैं अभी। ये बैलेंस में लेके आ गया हमारे कैपिटल अकाउंट में एक्सपेक्टेड कैपिटल के तौर पे। फिर बैलेंसिंग फिगर मैंने यहाँ पे लिया जो कि बैंक में गया, और फाइनली अगर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है तो समझ जाइए कि आपका सॉल्यूशन सही है। लेकिन सर ऐसा करना, ये आपको कैसे पता चला? ऐसा क्या वर्ड मिला आपको क्वेश्चन में? ये देखिए, पढ़िए। ऑल्सो दे एग्रीड टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम। उन्हें कहा ए का क्लेम पे कर दो आधा, एंड कीपिंग द बैलेंस 25,000 इन द बैंक। बैंक में 25,000 भी रखो, और फिर हमें बताओ हमने कितना पैसा लाना है। तो हमने पहले ए का पेमेंट कर दिया, बैंक का एसेट साइड में बैलेंस लिखा, फिर उनको बोला भाई आपका टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए, इंडिविजुअल इतना होना चाहिए, अब बचे हुए पैसे लेके आओ। वो पैसे लेके आए और बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया। कंफर्टेबल नाउ? आपका टाइम भी हो गया, नाउ यू मे लीव। ओके, तो चलिए ऑन दिस नोट आज हम इस सेशन को यहीं पे रोकेंगे। आई होप कि आपको मजा आया आज। ग्रेट। तो अभी आपको क्या करना है, आज का होमवर्क क्या है, मॉड्यूल खोलिए और रिटायरमेंट डेथ का जो भी ला सकते हो कल लेके आइए। ठीक है, चलो।